चाहे सत्ता हो, संसाधन हो, जिनसे उनको वंचित किया गया है उनको हक दिलाने का है। अब हक ये है कि आप मान लीजिए पूरे देश का जो संसाधन को दो भागों में बांट दीजिए, तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने सरकारी महकमे हैं वो सब आ जाते हैं, पीएसयू से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर के। अगर डाटा की बात करें तो आप देखिए कि जैसे आरटीआई की रिपोर्ट है कि कहीं भी एक भी अगर यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर ओबीसी के नहीं है, दलित के नहीं है, माइनॉरिटी से नहीं है या आदिवासी से नहीं है, तो सवाल है कि जो इस वर्ग से आने वाला स्टूडेंट है वो किसके अंडर में रिसर्च करेगा, उसको रिसर्च कौन कराएगा, एक सवाल है। और रिसर्च किस पर होते हैं, जो देश की समस्या है, देश की समस्या में सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी कौन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वंचित समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा पीड़ा, सबसे ज़्यादा गरीबी की वंचना, अगर भुखमरी की वंचना, अशिक्षा की वंचना, रोजी रोजगार की तंगी की वंचना जो है यही समाज झेल रहा है, क्योंकि संख्या में समाज ज़्यादा है। इस देश में बहुसंख्यक आबादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की है। तो अगर बेरोजगारी होगी तो सबसे ज़्यादा चपेट किस पर पड़ेगी, यही समाज होगा। अगर मान लीजिए कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा अगर मरे लोग तो किसमें, इससे मरे जो है। त्रासदी कोई भी देश में आएगी तो इसी से होगा। दूसरी चीज़ है रिजर्वेशन का, अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, आपने 10% वो समुदायों को रिजर्वेशन दिया है जो समुदाय सदियों से भारत के हर महकमे में, चाहे वो मंदिर हो या फिर जो है आपके संस्थान हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका विश्वविद्यालय हो, रोजगार हो, कारपोरेट हो, वाणिज्य हो, हर महकमे में ओवर रिप्रेजेंटेड। वो 15% है लेकिन 90% उनकी भागीदारी है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन को वैलिड किया, वैध कहा। लेकिन सदियों से जो बैकवर्ड समाज है, ओबीसी समाज, जिसकी आबादी 1931 के हिसाब से 52% है, उसको 27% में महदूद रखा गया, सीमित करके रखा गया। तो ये हकदारी आंदोलन ये भी है कि जाति जनगणना करा के जिन जातियों की जो आबादी है उसके हिसाब से उनका न्याय किया जाए, संस्थानों में, हर महकमों में सत्ता और संसाधनों पर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और उनका जितना हक बनता है वो लेजिटिमेट शेयर उनको मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ओबीसी को 27 से 52% का जो है जो भागीदारी है वो सुनिश्चित किया जाए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इंदिरा साहनी के जजमेंट का जो बार कोड था उसको तोड़ दिया है, तो यह ओबीसी के लिए एक रास्ता खुल गया है। तो हमें आपने 10% दे दिया जो है गरीब को। अब गरीब कौन है ये भी तय नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की बात कर रहे हैं। अब आर्थिक रूप से पिछड़े तो सब है, उसमें अगर आर्थिक रूप से पिछड़े आर्थिक आधार होता तो बताइए 3-4 जाति उसमें क्यों है, बाकी जो हजारों जातियां वो उससे वंचित क्यों हैं। इसका मतलब ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, ये जाति आधारित रिजर्वेशन है, जिसको आर्थिक आधार का मुलम्मा पहना करके देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, खास करके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को। दूसरा ये है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है, आने वाले दिनों में आपका जो अर्थव्यवस्था है अब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत जा रहा है। चाहे कांग्रेस का रिजीम रहा हो या भाजपा का रिजीम, एफडीआई आ रही है, निवेश हो रहा है, विदेश की कंपनियां आ रही हैं। तो वो विदेश की कंपनियां जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन में जो है अफर्मेटिव एक्शन का फार्मूला लागू हुआ है, उसी तरीके से जो यहाँ का जितना उद्योग धंधे लग रहे हैं, जितना कारपोरेट लग रहा है, जितनी इंडस्ट्री लग रही है, उस इंडस्ट्री में वहाँ के लोकल्स जो हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जिसको कहा गया, या जो यहाँ के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, उनकी हकदारी उन उद्योग धंधों में, उन रोजी रोजगार के जो संभावनाएँ खुल रही हैं, उन रोजी रोजगार के संभावनाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां इकोनॉमिक रूप से सक्षम हो, तकनीकी रूप से सक्षम हो, और जितने रोजी रोजगार देश में लगाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, उसमें इनका हक बांट के दिया जाए। ये नहीं कि सिर्फ वादे किए जाएं। वह बांट के हक का मतलब है, जैसे कि इस देश में महिला रिजर्वेशन की बात आई तो ये बोला गया कि भाई महिला रिजर्वेशन में किस महिला की, तो जो एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं हैं उनका जब भी हो तो उसको बांट दिया जाए, पहले से उनका हक सुनिश्चित कर दिया जाए। उसी तरह हम चाह रहे हैं कि जो भी रोजगार आ रहे हैं, जो भी कंपनियां आ रही हैं, वो अपने यहाँ फार्मूला लागू करें। और सरकार, ये जो सेंटर की सरकार है, चाहे किसकी भी सरकार हो, इस समय तभी जो है भाजपा की नीत गठबंधन है, एनडीए की सरकार है, इन सरकार के जो नेता हैं, जो रहनुमा हैं, इनसे हम लोगों की भी मांग है कि जितने भी कारपोरेट लग रहे हैं, जितने भी उद्योग धंधे भारत में लग रहे हैं, उन उद्योगों में, उन आर्थिक संसाधनों में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये हमारा मांग है, ताकि आने वाली पीढ़ी एक अच्छा जो है एक व्यवस्थित और जो है गरिमापूर्ण जीवन जिए, जो भारत के संविधान में जिसका प्रॉमिस किया गया है। एक तो ये है। दूसरा जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको जो है प्राइवेटाइजेशन से दूर रखा जाए,
उसको फ्री किया जाए, एसेसिबल फॉर ऑल किया जाए। ये ना हो कि आप मेदांता में बड़े बड़े लोग जो है अपना इलाज करा लें और गरीब आदमी जो है सरकारी अस्पताल में उसको समझ लीजिए, इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल का खबर आई थी कि प्लेटलेट के नाम पर पल्पी का जूस उसको चढ़ा दिया गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा जो है किसके साथ हुआ? किसी अमीर आदमी के साथ तो नहीं हुआ। और अमीर आदमी मेदांता में जा कर के, मैक्स में जा कर के इलाज करा सकता है, हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो गरीब के नाम पे तुमने आरक्षण दिया और गरीबी के नाम पर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है हमारा? गरीबी के नाम पर स्वास्थ्य नहीं मिलता, गरीबी के नाम पर शिक्षा नहीं मिलती। तीसरा, एक बड़ा वर्ग आया है जो पिछड़ों का, आदिवासियों को, जा उच्च शिक्षा में आज जो PhD कर लिया है, तैयारी कर रहा है, UPSC की सीटें कम कर दे रहे हैं, रिसर्च की सीटें कम कर दी गई नहीं, नया फार्मूला बना दिया कि एक प्रोफेसर 4 ही रिसर्च कराएगा, एसोसिएट प्रोफेसर आपको 3 ही कराएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर 2 ही रिसर्च कराएगा। तो बहुसंख्यक आबादी, हायर एजुकेशन जो अभी आना ही शुरू हुआ, और OBC के लिए तो 2010 में पहली बार यूनिवर्सिटी के दरवाज़ा खोले गए। तो अभी 12 साल में तुमने दरवाजे ही बंद कर लिए। जब हमने पढ़ना शुरू किया तुमने दुकान उठा लिया अपनी, कब इनको रास्ते बंद कर दिए, सीटें लिमिट कर दी, प्रोफेसरों को तुमने सीटें कम कर दी। तो जो प्रोफेसर आज के डेट में रिसर्च भी कराना चाहे तो 4 स्टूडेंट से ज़्यादा रिसर्च नहीं करा सकता अपने अंडर में। तो ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उच्च शिक्षा से वंचित करने का, इसको सरकार दूर करे। इसी के लिए हकदारी अधिवेशन है, और इसका जो थीम है वो यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब है कि भाई आपका अगर 4% आबादी है तो मैं कह रहा हूँ कि इसे एक नारा चलाया जा रहा है, ये एक मुहिम चलाई जा रही है बहुत ही, कि कुछ जातियाँ हैं जो अपने सारा हक खा ली हैं। तो आप उस जातियों का डाटा है, कोई हक है कि उन्होंने अपने हक से ज़्यादा खा लिया? अगर वो 10% हैं देश की, उनकी आबादी देश की 15% है, क्या 15% की आबादी वो सत्ता में, संसाधनों में, लैंड हो, आपका मीडिया हो, कारपोरेट हो, उद्योग धंधे हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, इसमें हैं? अगर नहीं है, सरकार ये क्लेम नहीं कर पा रही है, तो ये जो तकनीकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो कारपोरेट घरानों की मीडिया हैं, आप लोगों की भाई वैकल्पिक धारा की मीडिया हैं, आप लोगों ने उन सवालों को उठाया जिनके सवालों से आम जो मेन स्ट्रीम तो नहीं कहना चाहिए, एक तरीके कारपोरेट बैक्ड मीडिया जो है उसको उठाती रही है। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा तकनीकी के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा धारा बने जो हाशिए की आवाज़ को सच में रखे। तो ये आज के हकदारी का अधिवेशन का एक ही मकसद है। आपने जो मुद्दे बताए वो बड़े मुद्दे हैं, EWS का है, प्राइवेटाइजेशन का है, जाति जनगणना का है, तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? और दूसरा कि जो बहुजन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बड़ी खामोश रहती है, जैसे EWS का भी बहुत ज़्यादा किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है और आपकी अपनी प्लानिंग? देखिए, ये जो इंडियन फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, इसके तहत हम जो है आपको अलग अलग जो है संगठन बनेगा, वकीलों का भी संगठन होगा, रिसर्च स्कॉलर का भी संगठन होगा, किसानों का भी होगा, मजदूरों का होगा। चूँकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां, जिनको इस मुद्दों को बहुत ईमानदारी से लड़ना चाहिए था, आज वो ईमानदार नहीं हैं, और हैं तो बहुत ही नाक बहुत सिकोड़ करके अपना गुणा भाग करके देख रही हैं। इससे तो क्या होगा कि भाई हम तो अधिकार के लिए मिलेगा तो, लेकिन बहुत ही जिसको हमारे कहते हैं राटन छाटन मिलेगा। हम सच में जो हम जिसके लिए हमारा लेजिटिमेट शेयर है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा।